नमस्कार फ्रेंड्स। एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपने देखना शुरू कर दिया है एजुकेशन पथ का यूट्यूब चैनल। आपने हमारे पुराने लेक्चर में चाणक्य के सिद्धांत, चाणक्य की विचारधारा, सामाजिक चिंतन, इसके बारे में देखा था। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि जो टॉपिक का नाम है आज वो है आचार्य चाणक्य की 60 गुण्य नीति और आचार्य चाणक्य का मंडल सिद्धांत। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आचार्य चाणक्य थे वो बहुत ही प्रखर किस्म के राजनीतिज्ञ और एक सामाजिक चिंतक थे। उन्होंने उनकी नीति 60 गुण्य नीति में ये कहा है कि किस तरह एक शक्तिशाली राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की जाए, अर्थात मतलब एक राजा के द्वारा या एक शक्तिशाली राजा के द्वारा किस प्रकार के निर्णय लिए जाए जो हमेशा राज्य के हित में हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आचार्य चाणक्य है उन्होंने 60 गुण्य नीति का संकल्पना प्रस्तुत करी है। मैं बता देता हूं आपको 60 गुण्य नीति। 60 गुण्य नीति, जैसा इसमें एक शब्द आ रहा है यहाँ पर नीति, अर्थात किसी भी राज्य का ऐसा निर्णय, ऐसी नीतियां जो हमेशा किसके हित में हो, हमेशा प्रजा के हित में हो। ऐसा किसी भी प्रकार का निर्णय या ऐसी किसी भी प्रकार की नीति जो किसी राज्य की संकल्पना हो या किसी राजा के द्वारा ली जाए वो हमेशा किसके हित में होना चाहिए, प्रजा के हित में होना चाहिए। इस 60 गुण्य नीति के दौरान इन्होंने 6 प्रकार की नीतियां बताई हैं जिसका पालन करके कोई भी राजा या कोई भी राज्य अपना राज्य का विस्तार कर सकता है या यूं कहें अपने आप को एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित कर सकता है। इस 60 गुण्य नीति का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है संधि। इसका जो पहला पॉइंट है 60 गुण्य नीति का पहला पॉइंट है संधि, अर्थात मतलब इसे हम राजनीतिक परिवेश में देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की संधि और सलाह करना जिससे हमारे राज्य का हित हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखा जाए तो आप देखते हैं कि दो देशों के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की संधि या समझौते करते हैं। संधि या समझौते, इस संधि समझौतों का क्या फायदा होता है? कई बार आप देखते हैं कि आर्थिक प्रकार की नीतियां होती है, आर्थिक नीति, आर्थिक समझौते होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कई बार राज्यों को इतना ज्यादा फायदा होता है कि सपोज अगर जो राज्य के लोग हैं वो पहले कोई चीज अगर 10 रुपए में खरीदते थे, अगर किसी ऐसे राज्य जो उसका अत्यधिक उत्पादक करता है उसके साथ अगर संधि कर ली जाए तो वही चीज हो सकता है आपको 4 रुपए या 5 रुपए में उपलब्ध हो जाए। तो वो केवल और केवल किसके हित में हुआ है? प्रजा के हित में। अर्थात आप संधि के द्वारा, संधि या समझौतों के द्वारा आप आपके राज्य का हित कर सकते हैं, अत्यधिक उसका क्या कर सकते हैं, उसको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दूसरी जो इनकी नीति है वो है इनकी नीति ज्ञान नीति। ज्ञान का तात्पर्य यह है कि कई बार आप देखते हैं कि किन्हीं पड़ोसी राज्यों से हमारा ऐसा मतभेद या बहुत पुराना आपका देखते हैं युद्ध चलता हुआ आता है, तो उस युद्ध का निवारण करने के लिए जो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आप आक्रमण के द्वारा आप आपके राज्य की रक्षा कर सकते हैं, आप आपके प्रजा का हित कर सकते हैं। अर्थात यूं कहें कि जब आपके अधिकारों पर, आपके हितों पर आंच आए तो आपको टकराना बहुत जरूरी है। आपको आपकी वजूद के लिए या यूं कहें प्रजा के हित के लिए आपको अगर सैन्य आक्रमण की भी जरूरत पड़ रही है, सैन्य आक्रमण की भी जरूरत पड़ रही है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी हम तीसरी नीति की बात करते हैं, आसन नीति। आसन अर्थात कई बार हम देखते हैं आसन से तात्पर्य यहां पर हमारा उदासीनता का भाव है। आचार्य से तात्पर्य, आसन से तात्पर्य यहां पर हमारा उदासीनता का भाव है। अर्थात कई बार हम देखते हैं कि किन्हीं दो ऐसे राज्यों के मुद्दे होते हैं या किन्हीं दो ऐसे देशों के मुद्दे होते हैं हमारी सीमा से जुड़े, उस विषय में ना तो हम कुछ अच्छा बोल सकते हैं ना ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ बुरा बोल सकते हैं। तो ऐसे विषय में क्या करते हैं, हम हमारा उदासीन भाव रखते हैं। उदासीन भाव से तात्पर्य यह है कि देखा जाता है इस विषय में कि ना तो हमारे राज्य ए से संबंध बिगड़े ना ही हमारे राज्य बी से संबंध बिगड़े। तो इस प्रकार की जो नीति है वो किस प्रकार की, किस में आएगी, आपकी आसन में या उदासीन में। चौथी है आपकी संशय। इसको हम यूं प्रकार ऐसा समझ सकते हैं कि कई बार जब हम किसी शक्तिशाली राज्य से युद्ध लड़ते हैं या किसी शक्तिशाली राज्य से कुछ ऐसा शांतिप्रिय समझौता करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके आश्रय में चले जाते हैं।
हम उसके आश्रय में चले जाते हैं, या यूं कहें उसकी शक्तियों का फायदा उठाने के लिए हम उसके आश्रय में चले जाते हैं और उसको ये बताते हैं कि हम आपके आश्रय में हैं और जो हमारे जो राज्य का हित है वो संश्रय में ही है। पांचवा आप देखते हैं द्वैधी भाव। द्वैधी भाव भी एक प्रकार की यूं कहें डिप्लोमेसी है, कूटनीति है। इसमें कई बार क्या होता है, आप किन्हीं एक राज्य से तो मित्रता रखते हैं और किसी उसी के दूसरे जो उसका दूसरा राज्य है उससे आप क्या करते हैं, शत्रुता रखते हैं। मतलब आप द्वैधी भाव अर्थात दो प्रकार के भाव रखते हैं, मित्रता भी और शत्रु भी। मतलब दोनों प्रकार से आप उसके लिए तत्पर रहते हैं अपने राज्य के हित के लिए। छठी प्रकार की जो उनकी नीति बताई है उन्होंने, विग्रह। विग्रह से तात्पर्य यहां पर विरोध है। विग्रह से तात्पर्य यहां पर विरोध है। अब देखिए इसको यूं समझ सकते हैं कि जब किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय देशों के समूह में कुछ ऐसा मुद्दा उठता है जिस पर हमारे राज्य का हित ना हो, किसका हित ना हो, हमारे प्रजा का हित ना हो, राज्य का हित ना हो, तो उस संबंध में हम हमारा क्या करा सकते हैं, आपका विरोध दर्ज करा सकते हैं। विरोध दर्ज करा सकते हैं। सपोज मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे अगर मैं एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर लूं, एशिया महाद्वीप की बात कर लूं, एशिया महाद्वीप में कोई ऐसा समूह है देशों का, सपोज सार्क की बात कर लें। अब सार्क में कुछ ऐसा मुद्दा उठा या फिर यूं कहें कुछ ऐसी नीति बनी जिससे हमारी प्रजा को कोई हित ना हो, जिससे हमारे देश को कोई हित ना हो और उल्टा हमारे को क्या हो, नुकसान हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करा सकते हैं, आपका विरोध दर्ज करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम विरोध दर्ज करा सकते हैं। ये आचार्य चाणक्य की षाटगुण्य नीति थी। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी राज्य को अपने राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेना सर्वोपरि लगे वो इन 6 नीतियों में से वो इसको फॉलो कर सकता है। और जहां तक आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी देश ना ही हमारा परमानेंट शत्रु होता है, ना ही हमारा परमानेंट मित्र होता है। ये केवल और केवल आपके राज्य के हितों पर निर्धारित होता है कि कौन हमारा अभी फिलहाल के समय में शत्रु है, कौन हमारा भविष्य में मित्र हो सकता है। ठीक है, ये जो षाटगुण्य नीति यहाँ पर आचार्य चाणक्य के द्वारा समझाई गई है। मित्रों हम चलते हैं आचार्य चाणक्य के मंडल सिद्धांत की ओर। मंडल सिद्धांत की संकल्पना बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंडल सिद्धांत है वो आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में उल्लेखित है। और मंडल सिद्धांत आज से 2500 वर्ष पूर्व दे दिया गया था, परंतु इसकी प्रासंगिकता आज के समय में भी विद्यमान है। हम देखते हैं कि कई बार आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो अमित शाह हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें कई बार कहा जाता है कि ये आधुनिक चाणक्य हैं। मतलब इनकी जो रणनीतियां, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो आचार्य चाणक्य से मेल खाती है। इनकी कूटनीति, उनकी कार्यकुशलता, उसी के दम पे आज बीजेपी पार्टी बनी हुई है। उसी को देखते हैं हम आज मंडल सिद्धांत की प्रासंगिकता देखते हैं। मंडल सिद्धांत समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंडल सिद्धांत है वो आचार्य चाणक्य की दिमाग की उपज है। आचार्य चाणक्य के दिमाग की उपज है और इसमें उन्होंने एक काल्पनिक राजा विजिगीषु, एक ऐसा राजा जो निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो अपने प्रजा का हित चाहता है, जो एक शक्तिशाली शासक है और वो चाहता है कि किस तरह कूटनीति या अपने जो राजनीतिक संबंध है उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो कैसे स्टेबल करके चले। उसी के संदर्भ में जो विजिगीषु है वो केंद्र का राजा है। इसी की सीमा से जो लगा हुआ है, इसकी सीमा से जो लगा हुआ देश है या राज्य है, उसको संज्ञा दी है यहाँ पर उनने अरि की। अरि, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अरि अर्थात होता है शत्रु। मतलब विजिगीषु एक शक्तिशाली राज्य है, उसका जो लगी हुई सीमा वाला जो देश या राज्य है वो क्या कहला रहा है, अरि अर्थात उसका शत्रु। अरि से लगा हुआ एक और देश है जो अरि का तो शत्रु है परंतु विजिगीषु का क्या है, मित्र है। अरि का शत्रु परंतु दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो क्या होता है, दुश्मन का दोस्त होता है। अर्थात
जो विजिगीषु का जो विजिगीषु और मित्र, इन दोनों में क्या है, समानता है, इन दोनों में समानता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मित्र से लगा हुआ एक और राज्य अरिमित्र। मित्र से लगा एक और राज्य अरिमित्र, जो मित्र का तो शत्रु है, जो मित्र का शत्रु है, परंतु अरि का क्या है, मित्र है। मित्र का शत्रु है परंतु अरि का क्या है, मित्र है। अब जब ये मित्र का शत्रु हुआ तो विजिगीषु का भी क्या होगा, शत्रु होगा, क्योंकि जो हमारे दोस्त का शत्रु होता है वो हमारा भी शत्रु होता है। ठीक है, फिर एक आगे संकल्पना है मित्रामित्र। मित्रामित्र, जो मित्रामित्र है वो अरिमित्र का शत्रु है। अरिमित्र का शत्रु है परंतु मित्र का क्या है, मित्र है। मित्रामित्र जो है वो मित्र का मित्र है। जिस तरीके से अगर ये मित्र का मित्र हुआ तो विजिगीषु का भी क्या होगा, यहाँ पर मित्र होगा। ठीक है, एक लास्ट संकल्पना देख लेते हैं यहाँ पर। अरि मित्रामित्र, जो अरि मित्रामित्र है वो मित्रामित्र का तो शत्रु है परंतु अरि का क्या है, मित्र है। अरि का क्या है, यहाँ पर मित्र है। इस प्रकार से ये इन्होंने एक 12 राज्यों की संकल्पना दी है। ये इसका हमने अग्रभाग देखा, इसका अग्रभाग देखा। अब हम चलते हैं इसके पार्श्व भाग की तरफ। विजिगीषु केंद्र में एक राजा है, एक शक्तिशाली राजा है, जो अपनी सीमा से लगे हुए राज्यों को और अपने जो भी अंतरराष्ट्रीय मित्र हैं उनको स्थायित्व करके चलता है। अब हम देखते हैं इसका पश्चिम भाग। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा उदाहरण के तौर पर, इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में बताता हूं आपको। अब हम इसके पश्चिम भाग में चलते हैं। यहां पर है पाषाणनिग्रह। पाषाणनिग्रह, पाषाणनिग्रह का मतलब है पीठ का शत्रु। पाषाणनिग्रह का मतलब है पीठ का शत्रु। ठीक, पाषाणनिग्रह पीठ का शत्रु मतलब विजिगीषु का शत्रु कौन हो गया, पाषाणनिग्रह। इससे लगा हुआ एक राज्य आक्रंद। जो आक्रंद है वो पाषाणनिग्रह का तो शत्रु है परंतु विजिगीषु का क्या है, मित्र है। विजिगीषु का क्या हुआ, मित्र हुआ। देखो ये अग्रभाग था, ये आपका विजिगीषु से इधर पश्चिम भाग चालू होता है। मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की संकल्पना की गई है। उसमें जो अग्रभाग है उसमें विजिगीषु, अरि मित्र, अरिमित्र, मित्रामित्र, अरिमित्रामित्र है। उसके बाद इसके बाद जो पश्चिम भाग है उसमें पाषाणनिग्रह आ गया। पाषाणनिग्रह विजिगीषु का क्या है, शत्रु है, और पाषाणनिग्रह का जो आगे वाला राज्य आक्रंद वो क्या है, विजिगीषु का मित्र है। अब चलते हैं अपन आगे। पाषाणनिग्रह सारा, वो आक्रंद का तो शत्रु है, आक्रंद का शत्रु है परंतु पाषाणनिग्रह का क्या होगा, यहाँ पर मित्र होगा। आक्रंद का क्या है, यहाँ पर शत्रु है परंतु पाषाणनिग्रह का क्या होगा, यहाँ पर मित्र होगा। अगर आक्रंद का शत्रु है तो विजिगीषु का भी क्या होगा, यहाँ पर ये शत्रु हो जाएगा। विजिगीषु का भी क्या कहलाएगा, यहाँ पर शत्रु कहलाएगा। एक और आखिरी जो है आक्रंद सारा। आक्रंद सारा पाषाणी सारा का क्या होगा, यहाँ पर शत्रु होगा, परंतु जो आक्रंद है आक्रंद सारा का क्या होगा, मित्र होगा। यदि आक्रंद का मित्र आक्रंद सारा है तो यहाँ पर पाषाणनिग्रह का भी क्या होगा, यहाँ पर वो मित्र कहलाएगा। इस तरीके से जो ये संकल्पना है वो आचार्य चाणक्य जी ने अपने मंडल सिद्धांत में दी है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये अग्रभाग हो गया, ये पश्चिम भाग हो गया। इसमें 2 चीजें और होती हैं, एक होता है आपका मध्यस्थ और एक होता है आपका उदासीन। अब ये मध्यस्थ और उदासीन की संकल्पना कैसी है, इससे समझने से पहले मैं इसको आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। अब देखिए, इस विजिगीषु के स्थान पर आप रख सकते हैं भारत को। इस विजिगीषु के स्थान पे आपने भारत को रखा। भारत का जो पड़ोसी राज्य कौन, चीन। चीन जो कि उसका शुरू से ही दुश्मन रहा है, आपको पता है 1962 का युद्ध। ठीक, चीन के बाद जापान,
जापान जो कि शुरू से भारत का मित्र रहा है, जान जाए पर जापान ना जाए। उसके बाद जो चीन का मित्र अगला है अरे मित्र में, वो है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया। इस प्रकार से ये संकल्पना आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 वर्ष पूर्व दी थी, जिसकी प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। इसी प्रकार हम पीठ के शत्रु में देख लें, जो पाषाणी रहा है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य आक्रांत जो हमारा विजिगिशु का मित्र होगा वो कौन है आपका? अफगानिस्तान। इस प्रकार से ये संकल्पना आज से 2500 वर्ष पूर्व दी गई थी, जिसका प्रासंगिकता आज भी भारत पर विद्यमान दिखती है। अब मैं आपको बात कर रहा था मध्यस्थ की। मध्यस्थ राज्य ऐसे राज्य हैं जो किन्हीं दो शक्तिशाली राज्यों में, जैसे अगर मैं बात कर लूं रूस की, रूस कई बार भारत और चीन मामले में, रूस कई बार भारत और चीन मामले में अपनी मध्यस्थता दर्ज करा चुका है। तो मध्यस्थ राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो किन्हीं दो राज्यों के बीच में उनके आपसी संघर्ष और चुनौतियों को लेकर क्या करते हैं? मध्यस्थता कराते हैं। और वो ऐसे राज्य होते हैं जो इन दोनों से व्यक्तिगत रूप से लड़ने में भी क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। अब ऐसे राज्य उदासीन से तात्पर्य आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि उदासीन से तात्पर्य ऐसे राज्यों से हैं जो किसी भी प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। उदाहरण के तौर पर ले ले हम, जैसे नार्वे ले लिया हमने। अब नार्वे को हमारे भारत और चीन मामले से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इस तरह यहां पर मंडल सिद्धांत की एक प्रासंगिकता आज से आचार्य चाणक्य जी ने 2500 वर्ष पूर्व दी थी, जिसकी प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। और आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि किसी भी राज्य को अपने विस्तार के लिए अपने जो पड़ोसी राज्य है उससे किस प्रकार के संबंध मेंटेन करना चाहिए, इसकी प्रासंगिकता आप मंडल सिद्धांत से भली भांति समझ सकते हैं। जय हिंद।